मित्रों, अब मैं हिंदी के प्रख्यात आलोचक और चिंतक आदरणीय राजीव रंजन जी को आमंत्रित करूंगा। आपने जेएनयू नई दिल्ली से हिंदी साहित्य में एमए और एमए की उपाधि प्राप्त की, एमए में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपकी कुछ प्रकाशित कृतियों में परस्पर, भाषा साहित्य आंदोलन, अर्थ साहित्य, पाठ और प्रसंग, संविधान सभा और भाषा विमर्श, लघु पत्रिका आंदोलन, सीमांती जमाने में भक्ति आंदोलन, स्त्री मुक्ति, यथार्थ और यूटोपिया, 1857 विरासत से जी रहे, प्रेमचंद संपूर्ण बाल साहित्य, गांधीवाद रहे न रहे एवं पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित 10 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हैं और आपको विद्यापति सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर राजीव रंजन की। सभी साथी वक्तागण, मेरा वक्तव्य बहुत आसान हो गया है। पंकज चतुर्वेदी जी के बाद में से काफी बातें उनके वक्तव्य में आ गई हैं। हिंदी में न सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण में भेद नहीं करने का चलन रहा, बल्कि उसके बाद आया शब्द पारिस्थितिकी में लगभग पर्याय के तौर पर ही देखा बनता जाता रहा। यह नजरअंदाज करते हुए कि ये तीनों शब्द अपनी अर्थवत्ता में एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद, एक दूसरे के साथ परस्पर होने के बावजूद बिल्कुल स्वायत्त भिन्न अर्थ अख्तियार करते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और उनके अनन्य अनुयायी लाल बहादुर शास्त्री जी के भी। यह महज इत्तेफाक नहीं होगा कि हम लोग जिस पारिभाषिक शब्द के इर्द साहित्य को लेकर विचार कर रहे हैं, उन दोनों का संबंध इन दोनों महान व्यक्तित्वों से है। पंकज जी ने गांधी जी के उस बहुचर्चित उदाहरण को याद किया कि प्रकृति पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की जरूरतें पूरी कर सकती है, पर किसी भी एक व्यक्ति के लालच को। जो गांधी जी का जीवन था और शास्त्री जी का जीवन था, उस जीवन पद्धति से भिन्न रास्ता अख्तियार करने की वजह से या इन दोनों लोगों ने विकास के जिस आदर्श की प्रस्तावना की थी, जिस सभ्यता की रूपरेखा अपनी कल्पना, अपने शब्दों, अपने कर्मों के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश की थी, उससे इतर रास्ते पर जाने की वजह से ही पर्यावरण की चिंता, पारिस्थितिकी की चिंता हम सबके समक्ष है। हमारे यहाँ प्रकृति का गुणगान बहुत होता है। आलंबन और उद्दीपन के तौर पर प्रकृति के विभिन्न आयाम आते रहे, और उसकी चिंता न के बराबर थी। कुछ चेतावनियों का जिक्र भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिवर्तनों का जिक्र पुराने साहित्य में आया, वह अपवाद स्वरूप है। 1972 में जब दुनिया ने स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम चलाया, तब हम सबके जेहन में पर्यावरण शब्द बड़े पैमाने पर अंकित हो गया। दरअसल प्रकृति से पर्यावरण की तरफ गमन या प्रकृति के अंग के तौर पर पर्यावरण का आना विकास के मौजूदा मॉडल की उपज है।
यह वर्तमान विकास की सीमाओं को रेखांकित करने की वजह से हम सबके भीतर के लोभ या उस इच्छा जिसकी वजह से हम इसी विकास पद्धति में रहना चाहते हैं, जिसको गांधी जी सैद्धांतिक सभ्यता करते थे, औद्योगिक सभ्यता करने की बजाय, जो हमको आकर्षित करती है, लेकिन हम गंवाना भी नहीं चाहते उस समय। हम देखना चाहते हैं नदियों को नदी की तरह, धरती को धरती की तरह, आकाश को आकाश की तरह। हम जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि झरने झरने की तरह ही रहें, पहाड़ पहाड़ की तरह रहे, जंगल जंगल की तरह रहे। पर इन सबको इन सबकी तरह रहने के बीच जो आड़े आता है, वह हमारा अब तक का बढ़ाया गया कदम है, जो इनके बीच तनाव पैदा करता है। मैं 1960-70 के बाद के दौर पर ही अपनी बातचीत को रखूंगा। प्रयाग जी उसी दौर के हैं जब पहली बार इस चिंता को लेकर कवि आ रहे थे। पर कोई साहित्यकार इन चिंताओं को कर क्यों रहा था? जब मैं तलाश रहा था कि साहित्य रच देने से क्या हो जाएगा, कविताएं लिख देने से, कहानियां लिख देने से, उपन्यास लिख देने से, रिपोर्टाज लिख देने से क्या होगा? क्या प्रकृति प्रकृति रह पाएगी? क्या हम उसको पर्यावरण और पारिस्थितिकी के तौर पर देखना छोड़ देंगे? जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं तो इसमें जैविक और अजैविक, प्राकृतिक पर्यावरण और हम लोगों ने जो भौतिक पर्यावरण गढ़ लिया है, रच लिया है, वो दोनों शामिल हैं। अपने इस सवाल का जवाब के खोजने के तौर पर जब मैं कुछ किताबों को पलट रहा था तो मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ पंक्तियों पर ध्यान गया। कुआनो नदी इस संग्रह में शामिल है, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, मैं उद्धृत कर रहा हूं। मैं यह जानता हूं कि कविता से समाज नहीं बदला जा सकता। आप समाज की जगह पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पुनः प्रकृति के तौर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। जिससे बदला जा सकता है वो क्षमता मुझ में नहीं है। फिर भी मैं क्या करूं? चुप रहूं, उसे खुश करने का नाटक करूं, अनैति करूं? सच तो यह है कि मैं कविता लिखकर केवल अपना होना प्रमाणित करता हूं। मैं यह मानता हूं कि हम जिस समाज में, जिस दुनिया में, वहां हमें अपना होना प्रमाणित करना है। अपना होना, अपनी प्रकृति, अपनी प्रति तस्थ होना है। थोड़ा और पीछे जाएं, छायावाद में, जहां से पहली बार तनाव सामने आने लगे, कामायनी विजय, जयशंकर प्रसाद, देव संस्कृति के क्षरण और आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी संस्कृति के आगमन और इसके बीच के तनाव को देख रहे थे। उस समय तक यह दार्शनिक विचार हम सबके मस्तिष्क में हावी होने लगा था, अपने को उन्नत बनाने के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। दुनिया का जो समाज श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा, सभ्यता की ओर बढ़ेगा, वह अपनी प्रकृति पर उतना ही कब्जा करता हुआ दिखेगा। अब वो सारी जीवनचर्याएं बदल गई, जहां प्रकृति के साथ साहचर्य था। जब तक यह साहचर्य था, पर्यावरण शब्द गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। साहचर्य की बजाय जब हमने मान लिया कि इस सृष्टि में जो कुछ है वो हम मनुष्यों के भोगने के लिए है, तब पर्यावरण
शब्द को गढ़ने, एक पारिभाषिक शब्दावली के तौर पर गढ़ने की जरूरत होने लगी। जब हमने यह सोच लिया कि प्रकृति के सारे अंग सिर्फ हमारे लिए, इस पर सबसे ज्यादा हक हमारा है, उनका कोई हक नहीं, उनका सिर्फ कर्तव्य है। यह इतनी रफ्तार में बदलता गया कि हमने पीछे मुड़कर देखना स्वीकार कर लिया, और यह रफ्तार इतना तेज हो गया कि हमने धरती को बंजर कर दिया, हमने नदियों के स्थल को हड़प लिया, हमने समुद्र के बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया, हमने अपना गौरव समझा कि हम पहाड़ की छाती में खोखला बना दें। हमने इसकी चिंताएं नहीं की कि उनकी वजह या उनके बीच होने की वजह से ही हम थे। तो हम चाहते थे कि हम वैसे ही रहें, हम चाहते थे कि प्रकृति के सारे अंग भी वैसे ही रहें, लेकिन हमारी इच्छाएं उसी तरह थी जिसको कभी गरीब ने कहा था, इमाम मुझे रोके गए। तो यह जो भौतिकवाद का कुफ्र था वह खींच रहा था, इमाम हम लोगों को रोक नहीं पाया, और यह इतनी तेजी में बदला कि हिंदी के कवि राजेश जोशी को करना पड़ा कि हवा को डस लिया है किसी करात ने या कौड़िया सांप, लहर मारता है जहर, थरथराता है रह रह कर हवा का बदन, भागो 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 जहां भी खुला हो थोड़ा सा आकाश, जहां भी बची हो थोड़ी सी हवा पवित्र, भागो 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 चीखता है सारा सर। हम चाहें तो ऐतिहासिक संदर्भ के तौर पर और इस कविता के संदर्भ के तौर पर भी इसको सीमित करने के लिए भोपाल की गैस त्रासदी से जोड़कर देख सकते हैं, पर क्या यही हस्र हर जगह नहीं हो गया? जिस कहानी का अनुवाद प्रेमचंद ने किया और जिसे गांधी के एक गुरु टॉल्स्टॉय ने लिखा था, एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए, हम उससे कितने दूर आ गए, हमने उसकी चिंता करनी छोड़ दी। अनुपम जी का जिक्र हो रहा था। यह बहुत दिलचस्प है कि हिंदी में पर्यावरण की चिंता एक साथ विचार के साहित्य के तौर पर और रचनात्मक साहित्य के तौर पर साथ साथ बढ़ता रहा। राजस्थान के रजत कुंदें और आज भी खड़े हैं तालाब का जिक्र पंकज जी ने किया। अनुपम जी के जीवन काल में ही उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का संकलन साब माथे का समाज नाम से छपकर आया। हमने डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर जब यकीन कर लिया तो हमारा समाज साफ माथे का नहीं रहा, हमारी सभ्यता साफ माथे वाली नहीं रही। हमको नॉस्टैल्जिक होना पड़ता था और अनुपम जी को भी विकल्प सुझाने के लिए अतीत में ही जाना पड़ता था, पुरखों के पास ही लौटना पड़ता था। वर्तमान विकल्प के तौर पर कम से कम उपस्थित था। हमारे विकास का ढांचा इस तेजी से बदला, इतनी द्रुत गति से ये सारी चीजें बदली, हम इतनी जल्दी नए इलाके में प्रवेश करते गए कि
कि हम समझने में शायद सक्षम नहीं थे। हिंदी के एक और कवि अरुण कंवर बगैर डराते हुए एक चिंता सामने रखते हैं। कहते हैं वे, इस नए बसते इलाके में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और खाली जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। ये जो रोज बनना है इतनी तेज रफ्तार, जब युगों में बनते थे कुछ, दशकों में बनते थे कुछ, अब रोज बनने लगे। रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। ये कैसी हो गई दुनिया? एक दिन में पुरानी पड़ जाने वाली दुनिया में पर्यावरण की चिंता ही हो। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यही उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। ये हर दरवाजा खटखटाने की बात, और सुबह का निकला शाम को लौटने पर उतनी दूरी समझने का एहसास कि बसंत में निकला था जब सारी चीजों को देखकर, और लौट रहा हूं पतझड़। प्रयाग जी जैसे लोग जब प्रकृति के विभिन्न उपादानों की खूबसूरती का वर्णन करते हैं, तो आप इसको दूसरे शब्दों में समझें तो इसमें भी पर्यावरण की चिंता है। प्रकृति की उस खूबसूरती को बचाने की चिंता बगैर यह बताए सौंदर्य का वर्णन। बदसूरती के जमाने में बदसूरती के एहसास को और गहरा करने के लिए होता है। मैंने 2 कविताओं का जिक्र किया और इस बदलाव को समझने का आग्रह किया। मैं हिंदी के कथाकार काशीनाथ सिंह की बहुत चर्चित कहानी जंगल जातकम का जिक्र करना चाहता हूं। ये उस दौर की कहानी है जब रेणु ऋणजल धनजल दिख चुके थे। नदियों का पानी कभी धनजल था, हमारे विकास के साथ जुड़कर ऋणजल। जिस बाढ़ के आने से जमीन उर्वर होती थी, वह बाढ़ कितना घातक वह रेणु के रिपोर्टाज या अरुण प्रकाश की कहानी जल प्रांतर में हम देख सकते हैं। काशीनाथ सिंह की कहानी एक जंगल की कहानी। मैं उसका एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं कि प्रकृति का वर्णन करते हुए भी पर्यावरण की चिंता कैसे अनुपयुक्त है साहित्य में, उसे समझा जा सके। लिखा है उन्होंने, यह एक इसी तरह के जंगल की कहानी है जो पुरखों के जमाने से चली आ रही है। 100 इलाके में एक जंगल था, ढेर सारे जंगलों की तरह लंबा चौड़ा मगर भयानक। जब जंगल भयानक होने का पर्याय हो जाए तब प्रकृति होगी ऐसा जिसे जंगल नहीं भी कहा जा सकता,
कभी उसके अगल बगल पहाड़ियां लगी होंगी जो घिसते घिसते मामूली पठार हो गई। आम, महुए, बबूल, नीम, शीशम, सेमल, पलास, चिंबी, बरगद, बांस और ढेर सारे पेड़ों की बस्तियां, इनकी अपनी दुनिया थी, अपने मजे थे। ये लोग बारिश में नाचते थे, बसंत में गाते थे, हवा में झूमते थे और ओलों और आंधियों का एकजुट होकर सामना करते। यहाँ प्रकृति न तो हम मनुष्यों के लिए आलंबन है और न उद्दीपन। प्रकृति अपने आप में किरदार है। इनमें आपस में न किसी तरह का झगड़ा था और न कोई अदावत। एक दूसरे से बेहद प्यार था और मुसीबत में एक दूसरे की मदद की भावना। कभी दुबली पतली गरीब लतरों और बेलों की मदद पेड़ों ने कर दी और पेड़ों के तनों की झाड़ झंखारों ने। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाले लोग बताते हैं कि टी स्टोन की तरह जंगल बसाने के लिए आवश्यक होता है कुछ खास तरह के पेड़ पौधों को एक साथ रखना, क्योंकि वे धरती और पानी के साथ साथ एक दूसरे से भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जीवन के लिए जरूरी तत्व प्राप्त करते हैं। बड़ी शान और सुख के साथ उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन एक दिन एक शाम अचानक पश्चिमी तरफ से ऊंचे चौड़े पठार के पीछे आसमान काला हो गया। तीन लोग आसमान के भूरे और गर्द रंग से वाकिफ थे, लेकिन यह रंग इसका कोई मौसम न था। जैसे एक साथ हजारों कौवे डरावने और काले कलुटे कौवे खामोशी के साथ पंख समेटे मार्च करते आ रहे हैं। बीच बीच में सूरज की रोशनी से उनमें पौध पैदा होती और पेड़ों के दरमियान हवा को देर तक चिमटी रहती। क्या पर्यावरण की चिंता जंगल की पेड़ों को भी सताने लगी थी? सांस रोके खड़े पेड़ चुपचाप भय से इस आलम को देखते रहे। यह उनकी जिंदगानी का एक नया अनुभव था, जिसे डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उत्तर जीविका का सिद्धांत, कि अब वही जिएगा जो सामर्थ्यवान होगा, और हम लोगों ने उसे मान लिया। हमारे जीवन मूल्य के तौर पर वो अंगीकार कर लिया। फिर तो हिंसा, नफरत, लालच, लोभ और सीमाहीन भोग जीत। सांस रोक पेड़ चुपचाप भय से इस आलम को देखते रहे, और वे सारे पेड़ अपने से सबसे बुजुर्ग पेड़ के पास थे, और उन्होंने बरगद जो सबसे बुजुर्ग था उससे पूछा, आरी घोड़े पर बैठे हुए के बारे में बताया। असल में घोड़े पर एक व्यक्ति आया था। उसने पूछा, हमने जिन लोगों को देखा अभी, जो जानवर की लगाम अपने हाथ में ले वो मनुष्य। बरगद ने चिंतित होकर बाकी पेड़ों ने बरगद से पूछा कि पर जो घोड़े पर बैठा है वो कौन है? उसने कहा, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसके गाल इतने फूले हैं कि आंखें लुप्त हो गई हैं, उसकी लाद इतनी निकली है कि टांगे अदृश्य हो गई हैं, उसके बदन का भार इतना अधिक है कि घोड़ा मेढक हो गया है। ऐसे को हम मनुष्य नहीं करते, ये बरगद कर रहा है। हमने सुना, बाकी पेड़ पूछते हैं, हमने सुना था आर्य कि मनुष्य गुलाम नहीं बनता, उसे क्रय नहीं किया जा सकता। लगाम वाले मनुष्य के बारे में कुछ और बोले आर्य। बरगद ने हाथों से अपना कान ढक लिया, सिर झुका लिया और भराई आवाज में कहा, न पूछें, न पूछें। उसने कहा कि आप सब एक साथ जाएं और उस आदमी को कहें, जो आदमी की शक्ल में दिख रहा है, उसको कहें कि वो यहां से चला जाए। पेड़ उस कहानी में जंगल चिंतित हो गए।
उस खतरे को भांप रहे हैं। जब उससे संवाद होता है घोड़े पर आए उस मनुष्य से और लगाम पकड़े हुए उस मनुष्य से पेड़ों का, तो अब बताता है कि हम तब उन लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, हम जीवन देने आए हैं। और इस झांसे में कुछ पेड़, बांस जैसे कुछ पेड़, बबूल जैसे कुछ पेड़ यकीन कर लेते हैं, और उसका क्या असर होता है हम सब समझ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। साहित्य, खासतौर से हिंदी साहित्य, हम आलंबन उद्दीपन बढ़ाने की बजाय चिंता को प्रकट करता है, पर्यावरण बचाना चाहता है, पर बिल्कुल उस कसमसाहट के साथ रह जाता है कि इस विकास के ढांचे का रास्ता क्या है। हिंदी साहित्य में मुझे कम से कम अपवाद स्वरूप भी लोग नहीं दिखते जो किशन पटनायक की तरह घोषित कर सकें एक साथ इंटरनेट और बैलगाड़ी के खिलाफ घोषणा कर, जो सच्चिदानंद सिन्हा और अशोक सक्सेना की तरफ बता सकें वर्तमान विकास की सीमाएं, जिसे गांधी ने कभी सभ्यता का रास्ता नहीं माना था, शैतानी सभ्यता का। वे फिर से इस औद्योगिक सभ्यता के दौरान हासिल मूल्यों, जो मनुष्य मनुष्य में भेद करने वाला नहीं है, जो गैर बराबरी के खिलाफ है, जो भाषा, लिंग, धर्म और जाति के खिलाफ सोचने को प्रेरित करता है, उसके साथ साथ प्रकृति के बीच हमको फिर से प्रतिष्ठित होने की बात बताई। अगर ये नहीं सोचता साहित्य, या नहीं सोचेंगे लोग, तो वही होगा जिसे राजेश जोशी कह रहे हैं, मैं दहशत से भरा एक सूखे तालाब में चल रहा था, मेरे जूतों के नीचे चिंदी चिंदी होता करा रहा था अखबार, मेरे अंदर कोई पूछ रहा था लगातार, कब वह पानी देखूंगा जिसे पानी कहने की तसल्ली हो, और जब कहने से मन भीग जाए। बहुत शुक्रिया।